मेरा नाम सायमा है। मेरे अब्बू मोची थे। गरीबी और जात की वजह से कोई भी हमारे घर रिश्ता लाने को तैयार नहीं होता था। मैं 28 साल की होने वाली थी। एक दिन रिश्ते वाली आंटी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई। लड़का मुंबई में नौकरी करता था। लड़के की तरफ से सिर्फ उसकी एक मौसी थी। जल्दी जल्दी में निकाह हो गया और मैं मुंबई चली आई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन घर में काम करने वाली नौकरानी मुझे बार बार यहाँ से भाग जाने की सलाह देती रहती थी। एक रात बिजली चली गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो जो नजारा देखा उससे मैं हैरान रह गई। बिस्तर पर मेरे पति लेटे थे, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा खाली था। जहाँ पैर होने चाहिए थे वहाँ कुछ नहीं था। पास की कुर्सी पर दो नकली पैर रखे हुए थे, जिनका राज मुझसे महीनों तक छुपाया गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था कि मैं इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। मेरा नाम सायमा है और ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की कहानी है। उस फैसले की जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको मेरी कहानी की शुरुआत से चलना होगा। उस समय मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पिता मोची थे। हम बहुत गरीब परिवार से थे, जहाँ रोज की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। मेरे अब्बू जूते सिलने का काम करते थे। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। हमारे समाज में इंसान के चरित्र से ज्यादा उसकी जात और पेशों का महत्व दिया जाता है। मेरे अब्बू का पेशा हमारे लिए ऐसा दाग बन गया जो कभी नहीं मिटने वाला था। मैं बचपन से बहुत संवेदनशील थी, इसलिए समाज की हर छोटी बड़ी बात मेरे दिल पर गहरे घाव छोड़ जाती थी। स्कूल में जब अन्य लड़कियों को पता चलता कि मेरे पिता जूते ठीक करते हैं, तो उनके चेहरे पर घृणा दिखाई देती थी। वो मुझसे दूर हो जाती थी, मेरी दोस्ती को अपमान समझती थी। मैं अकेली एक कोने में बैठी सबको खुश देखती रहती। घर आकर बहुत रोती, अपनी माँ से अपना दुख कहती, लेकिन मेरी माँ बहुत मजबूत औरत थी। उन्होंने जिंदगी की हर मुश्किल को सब्र से सहा था। वो मुझे तसल्ली देती कि अल्लाह ने मेहनत में बरकत रखी है, मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है। वो कहती कि लोग जो कहते हैं वो उनकी सोच की कमी है, तुम्हारे पिता ईमानदार और मेहनती हैं, अल्लाह हमें इज्जत देता। लेकिन बचपन में ये बातें मेरे घाव पर मरहम नहीं लगाती थी। मैं बस यही चाहती थी कि काश मेरे पिता कोई बड़ा अफसर या व्यापारी होते तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सिर ऊंचा करके चल पाती। समय बीतता गया, मैं जवान हो गई। मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं रूप रंग में अच्छी थी। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती दी थी। मेरे बाल लंबे और घने थे, आंखें बड़ी बड़ी और बादामी थी, चेहरा गोरा था। लेकिन मेरी जात का दाग मेरी खूबसूरती पर भारी पड़ जाता था। लोग मेरी सुंदरता देखकर भी कहते, अफसोस इतनी खूबसूरत लड़की लेकिन मोची की बेटी है। मेरे माता पिता को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। हमारे समाज में लड़की की शादी माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। जब भी कोई रिश्ता आता और उन्हें पता चलता कि लड़की के पिता मोची हैं, तो वो घृणा से मना कर देते। कुछ लोग कहते कि हम अपनी संतान को नीची जात में नहीं दे सकते,
जैसे इंसान की इज्जत सिर्फ जात से होती हो। कुछ लोग इतना दहेज मांगते कि मेरे बूढ़े पिता की कमर टूट जाती। वो लाखों की चीजों की सूची बनाते जैसे मैं कोई सामान हूँ जो खरीदा जा रहा हो। मेरे पिता को ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन इतना पैसा जोड़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। मैं चुपके से उन्हें रोते देखती तो मेरा दिल टूट जाता। मैं सोचती कि मेरे होने से उन्हें कितना दुख हुआ। समय बीतता गया और मैं 29 साल की होने वाली थी। हमारे समाज में लड़की के लिए ये उम्र बहुत खतरनाक मानी जाती है। मोहल्ले की औरतें मेरी माँ को ताने मारती कि तुम्हारी बेटी को कोई लेने वाला नहीं मिला, अब तो बूढ़ी हो जाएगी। ये बातें मेरे माता पिता को जिंदा मार देती थी। मैं खुद को बहुत बोझ समझती। रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती कि या तो मुझे मौत दे दो ताकि मैं माता पिता के लिए बोझ ना रहूं, या कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरी शादी हो जाए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं जिंदगी से लगभग निराश हो चुकी थी। सोचने लगी थी कि शायद मुझे यही किस्मत है कि सारी उम्र माता पिता के घर में गुजार दूं। फिर एक दिन अचानक मोहल्ले के रिश्ते वाली आंटी हमारे घर आई। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो पहले भी कई रिश्ते लाई थी, लेकिन सब नाकाम रहे थे। इसलिए उनकी खुशी देखकर मुझे थोड़ी उम्मीद हुई। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये रिश्ता हमारी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता है। लड़का मुंबई में बसा है, अपना व्यवसाय करता है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, बड़े अपार्टमेंट में रहता है। उसका नाम आरिफ है। वो अनाथ है। सिर्फ उसकी एक मौसी है जो उसकी देखभाल करती है और उसकी शादी की जिम्मेदारी लेना चाहती है। मेरी माँ ने हैरानी से पूछा कि इतने अमीर लोग हम जैसे गरीबों से रिश्ता क्यों करेंगे? जरूर कोई बात होगी। आंटी ने समझाया कि मौसी ने कहा है कि उन्हें सिर्फ खूबसूरत घरेलू और नेक लड़की चाहिए जो उनके भतीजे का ख्याल रख सके। जात पात से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि दहेज में एक तिनका भी नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन मेरे पिता को बुलाया। मेरे पिता ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये सपना है। आंटी ने कहा कि मौसी जल्दी लड़की देखना चाहती है। अगर आप तैयार हैं तो मैं उनसे बात कर लूं। मेरे पिता ने तुरंत हामी भर दी। आंटी खुश होकर चली गई। अगले हफ्ते आरिफ की मौसी हमारे घर आई। उनकी शख्सियत बहुत प्रभावशाली थी और शालीन लग रही थी। कपड़े महंगे और अच्छे थे। बातचीत बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे देखा और ध्यान से मेरे चेहरे को परखा। फिर मेरी माँ से बात की। लड़की को खाना बनाना आता है, घर के काम में हाथ बटाती है। मेरी माँ ने बताया कि साइमा बहुत मेहनती है, सारे घर का काम संभाल लेती है। फिर मौसी ने मुझसे सीधे पूछा कि क्या तुम मुंबई जाने को तैयार हो? वहाँ की जिंदगी यहाँ से बहुत अलग है। मैंने शर्माते हुए कहा कि जी, जहाँ माता पिता भेजेंगे वहाँ जाने को तैयार हूँ। मौसी मेरी बात से खुश हुई। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए जो मेरे भतीजे का घर बसा सके और उसका ख्याल रख सके। मेरे माता पिता खुशी से पागल हो गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी की किस्मत ऐसी खुलेगी। मौसी ने आरिफ की तस्वीर दिखाई। वो देखने में सभ्य और अच्छे लग रहे थे। उम्र करीब 35 साल की मालूम होती थी।
चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखें गहरी थी। मेरे दिल में भी उम्मीद जागी कि शायद अब मेरे दुख खत्म होंगे और मैं भी सामान्य लड़की की तरह घर बसा सकूंगी। मौसी जाते वक्त बोली कि जल्द शादी की तारीख बताएंगे, आप तैयारी शुरू कर दें। शादी की तारीख जल्दी तय हो गई क्योंकि मौसी ने कहा कि आरिफ को छुट्टियां कम मिलती है। वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गांव आ रहे हैं, इसलिए निकाह जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा, ताकि वो साइमा को साथ ले जा सके। मेरे माता पिता को इतनी जल्दी पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद अमीर लोगों के यही तरीके होते हैं। घर में तैयारियां शुरू हो गई। मेरी माँ ने अपने गहने बेचकर मेरे लिए कपड़े और जरूरी सामान खरीदा। मोहल्ले की औरतें हैरान थी कि जिस लड़की को कोई नहीं पूछता था, आज उसकी शादी मुंबई में हो रही है। कुछ खुश थे, कुछ जल रहे थे, लेकिन मेरे माता पिता के चेहरे पर जो खुशी थी वो सबसे बड़ी थी। निकाह का दिन आया। सादगी से छोटे हॉल में निकाह हुआ। आरिफ भी आए थे। वो सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे। कद लंबा था, चाल में एक खास वजन था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत कम बोलते हैं। ज्यादातर मौसी ही बातें करती रहती। निकाह के बाद रुखसती हुई तो मैं माता पिता से गले लगकर बहुत रोई। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। वो मेरे सिर पर हाथ रखकर दुआ दे रहे थे कि अल्लाह तुझे खुश रखे, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। मेरी माँ कह रही थी, बेटी अपने शौहर का ख्याल रखना, अल्लाह ने तुझे बहुत अच्छा घर दिया है, उसकी कदर करना। आरिफ ने मुझे देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी सादगी और अपनापन था जिसने मेरे दिल से डर निकाल दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी दुआ सुनी और मुझे अच्छा घर दिया। हम मौसी के घर गए, जो अच्छे इलाके में था। वहां रुखसती की रस्म हुई। 2 दिन बाद हमें मुंबई जाना था। मैं आरिफ के साथ मुंबई पहुंची। यहाँ आकर मेरी दुनिया बदल गई। हवाई अड्डे से निकलते ही चमचमाती गाड़ियां, ऊंची इमारतें और हर तरफ साफ सफाई और खुशहाली दिखी। आरिफ का अपार्टमेंट 10वीं मंजिल पर था, किसी महल से कम नहीं था। दरवाजा खुलते ही मैं दंग रह गई। हर तरफ ऐशो आराम था। बड़े सोफे, शीशे की मेजें, बड़ा टीवी, खुला किचन जिसमें हर नया सामान था। कमरे विशाल थे, बाथरूम में चमक थी। बालकनी से मुंबई का खूबसूरत नजारा दिखता था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। मैं हैरानी से सब देखती रही। आरिफ मेरा बहुत ख्याल रखते, महंगी चीजें लाकर देते, मेरी हर इच्छा पूरी करते। जब मैंने कहा कि माता पिता की याद आती है, तो उन्होंने तुरंत वीडियो कॉल लगाकर बात करवा दी। लेकिन सारी खुशियों के बावजूद मैंने महसूस किया कि आरिफ कुछ डरे डरे से रहते हैं। वो कभी खुलकर नहीं हंसते, ज्यादा बातें नहीं करते, सवाल पूछने पर छोटा जवाब देते और चुप हो जाते। मुझे लगा शायद काम की थकान या नई जगह की वजह से ऐसा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो सुबह ऑफिस जाते, शाम को लौटते, मैं घर में अकेली रहती। पहले तो अच्छा लगा, मैं घर संवारती, खाना बनाती, उनका इंतजार करती, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन महसूस होने लगा। मैं किसी को नहीं जानती थी, बाहर निकलने की आदत नहीं थी। घर के काम के लिए आरिफ ने एक नौकरानी रखी थी जिसका नाम रूबी था। वो लंबी थी, रंग बहुत काला था, टूटी फूटी हिंदी बोलती थी। रूबी सुबह आती, सफाई करती, कपड़े धोती,
काम निपटाती। मुझे उसके आने से खुशी होती, क्योंकि घर में कोई तो होता जिससे बात हो सके। लेकिन रूबी मुझे अजीब नजरों से देखती, कभी दया, कभी गुस्सा, कभी हैरानी, कभी अफसोस। वो काम करते हुए मुझे घूरती रहती। जब मैं पूछती कि क्या बात है, तो वो कहती, कुछ नहीं मैडम। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। रूबी मेरे पास आई और बोली, मैडम तुम बहुत अच्छी हो, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं हैरान रह गई, सोचा शायद मजाक कर रही है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, वो मेरा ख्याल रखता है। रूबी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, आरिफ साहब वो नहीं है जो दिखते हैं, तुम धोखे में हो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, भाग जाओ जब तक समय है। मैं डर गई और उसे डांटा कि मेरे शौहर के बारे में गलत बात मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रूबी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस था। मुझे लगा शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं, या मेरी खुशी से जलती है। मैंने आरिफ को बताने का सोचा, लेकिन डर गई कि कहीं वो रूबी को निकाल दे और मैं पूरी तरह अकेली ना रह जाऊं। मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। दिन बीतते गए, आरिफ की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वो मेरा पूरा ख्याल रखते, लेकिन मुझे कुछ बातें अजीब लगी। आरिफ कभी मेरे सामने कपड़े नहीं बदलते, हमेशा बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करके बदलते। जब मैंने हंसकर कहा कि आप बहुत शर्मीले हो, उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी। रात को सोते वक्त कमरे में पूरा अंधेरा कर देते, छोटा बल्ब भी नहीं जलने देते। जब मैंने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो बोले, साइमा मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, तुम आदत डाल लो। मैंने सोचा शायद वो सच में शर्मीले हैं, या अंधेरे में सोने की आदत है, या कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रूबी की बातों ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन हम मुंबई मॉल शॉपिंग करने गए। वहाँ सुंदर दुकानें थी। आरिफ मुझे चीजें दिखाते रहे। हम काफी देर तक चलते रहे। अचानक मुझे उनके चलने में फर्क महसूस हुआ। वो थोड़ा लंगड़ा रहे थे, जैसे पैर में दर्द हो। मैंने पूछा, पैर में दर्द है, आप ठीक हैं? उन्होंने तुरंत बात बदल दी और कहा, नहीं, बस थकान है, बहुत देर से चल रहे हैं, घर चलते हैं। घर आकर वो सीधे कमरे में चले गए। काफी देर बाहर नहीं आए। मैंने दरवाजा खटखटाया तो बोले, मैं ठीक हूँ, आराम कर रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। मुझे लगा जरूर कोई बात है जो छुपा रहे हैं, शायद पुरानी चोट है या कोई तकलीफ जिसके बारे में बताना नहीं चाहते। मैंने सोचा शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते। अगली सुबह आरिफ ऑफिस चले गए तो रूबी फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर ज्यादा चिंता थी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, मैडम प्लीज मेरी बात मानो, आज साहब तुम्हें कभी पूरी खुशी नहीं दे सकते। वो अधूरे इंसान हैं, उनके अंदर बड़ा राज है। इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, तुम घर वापस चली जाओ, मैं तुम्हारा टिकट का इंतजाम कर दूंगी। मैंने उसका हाथ झटका और गुस्से में कहा, तुम मेरे और मेरे शौहर के बीच नफरत क्यों फैला रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? आरिफ मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें चाहती हूँ। तुम बीच में मत आओ। लेकिन अब मेरे मन में डर बढ़ गया था। रूबी की बार बार चेतावनी ने शक का तूफान खड़ा कर दिया था। मुझे लगने लगा कि कहीं आरिफ सच में कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा रहे।
क्या वो किसी गंभीर बीमारी के मरीज हैं? क्या उनकी कोई पुरानी बीवी है या कोई और समस्या? रात को आरिफ आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन कोई छुपाने वाली बात नहीं दिखी। मैंने मौसी को फोन करने का सोचा, लेकिन रुक गई। अगर मेरा शक गलत हुआ तो सब खराब हो जाएगा। मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच पता करूंगी। आरिफ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो क्या वो छुपा सकते हैं? शायद रूबी गलत है, लेकिन फिर भी मैं शंकाओं में घिरी रहती। आरिफ मेरी परेशानी देखकर पूछते कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। मैं हंसकर कहती, कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। वो कहते, अगले महीने गांव चलते हैं, तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाता। मैं सोचती, इतना अच्छा पति मुझसे क्या छुपाएगा। फिर वो रात आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज हवा और बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। आरिफ बहुत थके हुए थे। ऑफिस में बड़ी डील हुई थी। उन्होंने जल्दी खाना खाया और सो गए। कमरे में पूरा अंधेरा था। एयर कंडीशनर चल रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूबी के शब्द कान में गूंज रहे थे, आरिफ साहब अधूरे इंसान हैं। मैं करवटें बदल रही थी, सोच रही थी रूबी का मतलब क्या है। अचानक तेज बिजली कड़की और पूरी बिजली चली गई। एयर कंडीशनर बंद हो गया। घुटन होने लगी। मैं उठी, प्यास लगी थी। मैंने मोबाइल उठाया और टॉर्च जलाकर किचन की तरफ जाने लगी। टॉर्च की रोशनी सीधे बिस्तर पर पड़ी। जो मैंने देखा उससे मेरी चीख गले में अटक गई। मैं पत्थर बनकर खड़ी रह गई। आरिफ लेटे थे, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा खाली था। पैर नहीं थे। कुर्सी पर दो नकली पैर रखे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब समझ आ गया। रूबी की बातें, कपड़े न बदलना, अंधेरे में सोना, मॉल में लंगड़ाना, सब साफ हो गया। मेरे मन में सवाल उठे, क्यों नहीं बताया? ये धोखा क्यों? मैंने माता पिता को याद किया। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मोची की बेटी को अपंग पति मिला, इससे बेहतर क्या मिलता? मेरे आंसू बहने लगे। मैं चुपके से रोने लगी। मोबाइल की रोशनी शायद आरिफ की आंखों पर पड़ी या मेरी सिसकियों से वो जाग गए। वो हड़बड़ाकर उठे, मुझे टॉर्च लिए और नकली पैर देखते देख लिया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर था। वो समझ गए कि राज खुल गया। कांपती आवाज में बोले, साइमा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। उनकी आवाज में दर्द, डर और शर्मिंदगी थी। वो बोले, साइमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने ये बात छुपाई। मैं जानता हूँ अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। कोई अपंग के साथ नहीं रहना चाहता। आफरीन रोने लगी। मैंने जिंदगी में किसी आदमी को इस तरह टूटते नहीं देखा था। वो बोले, साइमा, तुम नहीं समझ सकती कि अपंग आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, खासकर हमारे समाज में जहाँ लोग सिर्फ बाहर को देखते हैं। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले एक भयानक कार हादसे में उनकी दोनों टांगे घुटने से नीचे कट गई थी। उस समय वो 29 साल के थे। उनकी सगाई हो चुकी थी। जब उनकी होने वाली पत्नी को पता चला तो उसने सगाई तोड़ दी। कहा कि अपंग से शादी नहीं कर सकती। उसके बाद मौसी ने कई जगह रिश्ते भेजे, लेकिन हर जगह मना कर दिया गया।
लोग कहते लड़का अच्छा है, अमीर है, लेकिन अपंग है। हम अपनी बेटी कैसे दें? आरिफ रोते हुए बोले, साइमा मैं अकेले मर रहा था, मुझे साथी चाहिए था, कोई जो मुझे समझे, मेरी कमी के बावजूद मुझे कबूल करे। मौसी ने सलाह दी कि किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर लो, जरूरत में शायद वो तुम्हारी कमी को कबूल कर ले। पहले शादी कर लो, फिर धीरे धीरे बता देना। अगर पहले बता देते तो कोई राजी नहीं होता। आरिफ बोले, मैं जानता हूँ ये गलत था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करता? अगर पहले बता देता तो तुम्हारे माता पिता भी मना कर देते, तुम आज भी घर में होती और मैं अकेला होता। लेकिन साइमा, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने सच्चा प्यार किया, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। मैं अपंग हूँ, लेकिन मेरा दिल पूरा है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। वो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, मैं चुप सुन रही थी, मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। मुझे अपने पिता याद आए, जिन्हें सिर्फ मोची होने की वजह से नीचा समझा जाता था, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने सोचा हम दोनों समाज के ठुकराए हुए हैं, मुझे मोची की बेटी होने की सजा मिली, आरिफ को अपंग होने की। मैं समझ सकती थी उनका डर। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और हाथ थामा। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका शुक्रिया।